आज देश के लिए है बड़ा दिन। कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि है आज। गुरु नानक देव जी की जयंती भी है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में ऐसे बड़े फैसले का ऐलान किया कि देश के हर वर्ग को हो विजय का एहसास। दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे किसानों को अपनी जीत का एहसास हो रहा है। हम करोड़ों किसानों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त अपनी जीत का एहसास कर रहे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं आतिशबाजी करके खुशी जताई जा रही है, कहीं खुशी से किसान नाच गा रहे हैं। 11 महीने से जिस मांग को लेकर किसान दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे थे, उनकी मांगे मान ली गई हैं। तीनों नए कृषि कानून वापस हो गए। बहुत अच्छा किया, अब तो अच्छा होगा। ये जनता के लिए बहुत ही शुभ काम है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया काम करा किसानों के हित में। ये बहुत अच्छा फैसला रहा मोदी जी का। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जो है जो खोल दिया, रास्ता बना दिया, बहुत अच्छा हुआ। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है। जीत का एहसास नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधियों को भी हो रहा है। विपक्षी दल के नेताओं को सरकार को झुका देने का गर्व हो रहा है। बारी बारी से भारत के हर बड़े छोटे राजनीतिक दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के पीछे अपना श्रेय मान रहे हैं। किसानों की मांगों का समर्थन करके आंदोलन को जो शक्ति दी थी, उसकी जीत के सुखद एहसास में ये नेता भी खुश हैं। ये अच्छी बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। किसानों का विजय हुआ है। जय किसान, जय किसान। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। हम सबके लिए आज ये पवित्र दिन है और ऐसे दिन के ऊपर ऐसी बड़ी खुशखबरी सुनना यकीनी तौर पर हर सिख के लिए ये बधाई की बात है। वो लोग भी खुश हैं जिन्हें किसान आंदोलन की वजह से गांव कस्बों में विरोध झेलना पड़ता था। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधि तक में खुशी है। अब तीनों कृषि कानूनों को लेकर ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और किसानों का विरोध भी नहीं झेलना पड़ेगा। इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम निर्णय का आज गुरु पर्व के दिन हम स्वागत करते हैं। सबसे ज्यादा खुशी उस तबके में है जिन्हें किसानों से मतलब नहीं, खेती के कानूनों से मतलब नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री से मतलब है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में माफी मांगते सुनाई पड़े तो मोदी के विरोधियों का दिल खिल उठा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व के दिन ऐसा ऐलान किया कि सब खुश हो गए। कुछ लोग जो कृषि कानूनों को दिल से लगा बैठे थे, उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन देश के ज्यादातर लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी का तोहफा दिया। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उस ऐलान को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके शब्दों पर गौर करना चाहिए ताकि सरकार के इस फैसले की पूरी कहानी आप समझ सके। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। उनके बयानों की बड़ी बातें ये हैं कि 3 कृषि कानून
देश के 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए लाए गए थे। खेती में सहूलियत, उपज की कीमत और बाजार के विकल्प देने के लिए लाए गए थे। किसानों की पुरानी मांग पर पहले की सरकारों की तरफ से भी ऐसी पहल की गई थी। प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की राय के मुताबिक कानून बनाया गया था। देश की संसद ने 3 नए कानूनों को पारित किया था, लेकिन 11 महीने के आंदोलन और विरोध के बाद अब ये तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 29 नवंबर से संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें इन तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये कानून रद्द हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है। सबके मन में है कि जब मोदी सरकार ने इतनी तैयारी से 3 कानून बनाए तो फिर रद्द क्यों कर दिए। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया कि ये छोटे किसानों के लिए कानून था। किसानों को समझाने में, किसानों के दरअसल एक वर्ग को समझाने में नाकाम रहे और देश हित को देखते हुए कानून रद्द किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह समझाया कि क्यों कानून रद्द किए गए हैं। ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन जो लोग इन कानूनों के विरोध में थे वो प्रधानमंत्री के इस फैसले को चुनावी हार जीत के हिसाब से लिया गया फैसला मानते हैं। माना जा रहा है कि कृषि कानूनों के कारण बीजेपी का विरोध बढ़ता जा रहा था और ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव में, जहां पर ये 3 राज्य जहां पर चुनावों में नुकसान का खतरा था, उसे देखते हुए मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी भी अपने कार्यक्रमों में किसान हित की योजनाओं का जिक्र करते हैं और ऐसे में अगर दिल्ली की सरहदों पर बैठे चंद दर्जन किसानों के कारण सरकार की पूरी कृषि नीति पर सवाल उठे तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए नुकसान की बात थी और बीजेपी को इस नुकसान की आशंका पिछले महीने आए उपचुनावों के नतीजे में हो चुकी थी। जाहिर है बीजेपी यूपी और पंजाब के चुनावों में ऐसे नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से ये सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने। पाप किए आप, काला कानून बनाए आप, और आप बोल रहे हैं कि हमारा दिल साफ था, यही साफ था कि पिटाई करना, जेल में लोगों को भेजना। बीजेपी के लिए चुनावी जोखिम इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इस किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जाटलैंड पर पड़ता दिख रहा था जहां से बीजेपी को पिछले चुनावों में भर भर कर वोट मिले थे। अगर वेस्ट यूपी के जाटलैंड में 6 मंडलों के 26 जिलों के अंदर 136 सीटों की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 21, बहुजन समाज पार्टी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिल पाई। अब अगर किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को यूपी में 109 सीटों पर खतरा दिखे तो ये मामूली खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर समेत 5 राज्यों में चुनाव है। कृषि कानूनों को लेकर उड़ी अफवाह में बीजेपी को इन सभी राज्यों में चुनावी नुकसान का डर बढ़ता जा रहा था और ये जोखिम कोई भी दल नहीं उठाना चाहेगा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि इन चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये कानून वापस हुए और अब जो एनडीए का घोषित एजेंडा है उसको प्रोपेगेट करने का और इम्प्लीमेंट करने का, जनता के बीच में जाने का सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला। हालांकि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष अब भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है और 11 महीनों में 700 से ज्यादा मारे गए किसानों को मुआवजे से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भी संभव है कि कृषि कानूनों पर उलझी गुत्थी नहीं सुलझती देख सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला कर दिया। लेकिन क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है ये खत्म हो जाएगा? कुछ किसान नेताओं की मानी जाए तो अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है
इसलिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो एक एक किसान की पीड़ा को समझे। जैसे उन्होंने माफी मांगी, जैसे उन्होंने प्रायश्चित किया, सेल्फ क्रिटिकली चीजों को रखा, 3 कानून के मुद्दे को बेशक उन्होंने ऐसे ही रखा कि हम इनको समझाने में नाकामयाब रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम देश में 7 साल में मोदी जी को मैंने देखा कि किसी चीज की गलती मान रहे हैं वो। आपको बता देते हैं कि आंदोलन खत्म करने या फिर इसे जारी रखने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की कल बैठक होने वाली है। इसी बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। लेकिन कुछ किसान गुटों के रुख से ये लगता है कि दिल्ली के बॉर्डर अभी खाली नहीं होने वाले। संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीजें तय होंगी। MSP पे गारंटी कानून, मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। किसानों के ऊपर मुकदमे वे होंगे, कोई एक चीज थोड़ा है, इसमें तो 10 चीजें हैं। MSP गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीजें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं। ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे। किसान नेताओं के इन बयान से तो ऐसा ही लगता है कि 29 नवंबर को संसद का सत्र शुरू होने या तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहने वाले हैं, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा है कि चुनावी माहौल में सरकार की नाक दबाए रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दे। किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, उन कारणों को आधार मान करके और उसका विचार किया जाएगा। अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके बारे में टिप्पणी करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें। जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जब सरकार ने एक बार कदम पीछे हटाए हैं तो डिमांड की लिस्ट बढ़ना भी स्वाभाविक है। और इसमें सबसे अधिक खतरा ये है कि संसद में पारित कृषि कानूनों को जिस तरीके से अफवाह और साजिश के तहत बदनाम कर दिया गया और आखिरकार सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े, ऐसे में खतरा ये बढ़ने लगा है कि देश में अब सड़कों पर ही कानून बनने और बिगड़ने ना लगे। क्योंकि देश में इससे पहले याद कीजिए शाहीन बाग में प्रयोग किया जा चुका है, उस दौरान भी भारत सरकार के कानून के खिलाफ देश भर में दुष्प्रचार हुआ था और संसद से पारित कानून को सड़क पर खत्म करने की कोशिश की गई थी। और एक बार फिर वैसे ही मंसूबे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है, मगर आज मट्ठी चाटना पड़ा उनको, अपना वापस लेना पड़ा। इनके बयान से ऐसा लगता है कि ओवैसी अपने हिसाब से भारत सरकार को धमकी दे रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून रद्द नहीं होता है तो वो गैंग भी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर वैसे ही उपद्रव कर सकता है जैसे NTCA प्रदर्शनों के नाम पर दिल्ली में दंगे किए गए थे। दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए तब के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त दंगे की साजिश रची गई थी, या फिर कहीं दोबारा तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर टेरर जैसा उपद्रव ना किया जाए, या लाल किले पर हमले की जो साजिश रची गई थी वैसा दोबारा ना हो। कृषि कानून रद्द होने के बाद भारत विरोधी ऐसी तमाम हरकतों वाले मंसूबे बढ़ने का खतरा जताया जा रहा है। और ऐसी आशंका क्यों बढ़ी है, इसका अनुमान आपको पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से भी लग जाएगा। BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद किसान जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं, आतिशबाजी वहां पर की जा रही है। क्रांतिकारियों की काशी है ये झांसी है, ये झांसी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महारानी लक्ष्मीबाई की धरती से ये कविता सुनाई। मौका था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का। ये 3 दिवसीय आयोजन था और आज उसका अंतिम दिन था, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी की रानी को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने झांसी में भारतीय सेना को कई ऐसे स्वदेशी अस्त्र सौंपे जो पराक्रम के क्षेत्र में भारत को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उपहार मिला, सेना को भी सौंपे गए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड के पहले प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। झांसी में आज रक्षा की झांकी नहीं बल्कि पूरी पिक्चर रिलीज हुई। ये पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पराक्रम की LCH पिक्चर दिखाते हैं। क्या है ये LCH पिक्चर, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। एक ऐसा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसके लिए 16,000 फीट की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भी इसका पराक्रम दुश्मनों को धराशायी कर सकता है, जिसका इंतजार लंबे समय से भारतीय वायुसेना को था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर वायुसेना का इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए। वायुसेना अध्यक्ष महोदय को मॉडल को सौंपते हुए आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं को समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। भारत के पास इस वक्त दुनिया का सबसे आधुनिक अमेरिका का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन LCH हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी जब जंग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो तो वहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक है। भारत में बना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। दरअसल भारतीय सेना लंबे अरसे से लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में सोचती रही और उसकी जरूरत महसूस करती रही। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत एयरफोर्स से ज्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना, छोटे मोटे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स UAVs को ठिकाने लगाना या पहाड़ियों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मन और आतंकवादियों को ढेर करना। हर काम में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस अटैक हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद ही भारत ने तैयार करने का मन बनाया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर
दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। LCH में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। HAL के CMD R माधवन ने झांसी में जी मीडिया से इस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर बात की। पे जहाँ पे हमारा हेलीपैड है वहाँ पे हम लोग ने इसका ट्राई आउट किया है और ये इसका एक खूबी यही है कि इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड एट हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस एंड एट hot and high conditions. So that is a basic advantage of this helicopter and there is not many helicopters in the world which can do this. इस साल लद्दाख में चीन के तनाव के बीच LCH को लद्दाख में आजमाया गया और इसने निराश नहीं किया था। इसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर्स की वजह से यह आसानी से दुश्मन के रडार में नहीं आता। दिन हो चाहे रात, यह हर वक्त हमला करने में सक्षम है। देखिए जैसे ये है 20 mm टर्रेट गन और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम एमिंग सिस्टम है जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा तो कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। और ये हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है जिसको रात दिन किसी वेदर में इंफ्रारेड या टीवी उस पे पिकअप कर सकते हैं। LCH में लगे रॉकेट से दुश्मनों के हल्के लड़ाकू विमान और UAV का बचना नामुमकिन है। एंटी टैंक रोल के लिए या एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए किस तरह से ये इक्विप्ड है? जैसे ये है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे अभी UAVs होते हैं जो मतलब और अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डिटरेंट है ये। और कोई भी सेल्फ डिफेंस वेपन से अगर कोई फाइटर अगर अचानक अटैक करे तो ये हम उन पे चला सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी सर? इसकी रेंज है 8 किलोमीटर की। ये रॉकेट्स हैं, एक बार में कितने रॉकेट कैरी कर सकते हैं आप और कितनी मिसाइलें कैरी कर सकते हैं? जो पायलट्स हैं इन पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं या पूरों में रॉकेट लगा सकते हैं और टोटल रॉकेट हम 48 लगा सकते हैं। इसका भी रेंज 8 किलोमीटर का है। 29 मार्च 2010 को LCH ने पहली उड़ान भरी थी। इसके एक साल बाद ही पूरे हथियारों के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अटैक हेलीकॉप्टर के सारे गुण आ गए। लेह में -18 डिग्री की गला देने वाली सर्दी में इस हेलीकॉप्टर ने 4100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर सभी को हैरान कर दिया। जून 2015 में हॉट वेदर ट्रायल के लिए इसे जोधपुर ले जाया गया, जहां 39 से 42 डिग्री की भीषण गर्मी में भी इस हेलीकॉप्टर ने अपने सारे ट्रायल कामयाबी से पूरे किए। सितंबर 2015 में LCH को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ले जाया गया और यहां भी इसने 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके दुनिया को हैरान कर दिया। कृष्ण मोहन मिश्र, जी मीडिया, झांसी। कारगिल युद्ध के दौरान अगर भारत के पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता तो हम 2-3 महीने नहीं बल्कि 2-3 हफ्ते में ही जीत हासिल कर सकते थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई और परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का अंतिम दिन पराक्रम के नाम रहा। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की धरती बोल रही है।
मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के महान वीरांगना को नमन करने के बाद भारतीय सेना को कई ताकतवर अस्त्र सौंपे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस डिफेंस कॉरिडोर का एक हिस्सा झांसी में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में पहले प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोपल्शन बनाने की यूनिट की आधारशिला रखी। इस यूनिट को 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। इस अवसर पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अलावा स्वदेशी ड्रोन भी सेना को मिले। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को सौंपे। आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। प्रधानमंत्री ने एनसीसी के पूर्व छात्रों के लिए एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन की शुरुआत की। क्योंकि पीएम मोदी खुद एनसीसी कैडेट रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खुद इसकी सदस्यता ली। मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय ने, एनसीसी ने मुझे मेरे बचपन की यादें याद दिला दी। मुझे फिर से एक बार एनसीसी का वो रुबाब, एनसीसी का एक मिजाज, उससे जोड़ दिया। मैं भी देश भर में उन सब से आग्रह करूंगा कि आप भी अगर कभी एनसीसी के कैडेट के रूप में रहे हैं तो आप जरूर इस एल्यूमिनाई एसोसिएशन के हिस्से बनिए और आओ हम सभी पुराने एनसीसी कैडेट देश के लिए आज जहां हो, जैसा भी काम करते हो, कुछ न कुछ देश के लिए करने का संकल्प करें, मिलकर करें। यानी आप कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के साथ झांसी के विकास के लिहाज से भी अहम रहा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, झांसी। झांसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और डीआरडीओ प्रमुख भी मौजूद रहे। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा से विशेष बातचीत की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पूरा हमारा बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट डीआरडीओ का लेबोरेटरी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी डेवलप किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फॉर द इंडियन नेवल शिप्स, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत और कितने प्रोडक्ट हैं जो लाइन में हैं या जिनको अभी आप देश को समर्पित करें? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसा डेवलप हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रोडक्ट्स लेने तो ये भी इंडियन नेवी का और कुछ प्रोडक्ट्स है, और आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सारे प्रोडक्ट्स बनाया है। बहुत सारे रेडार्स बन रहा है, बहुत सारे क्षिपणी मिसाइल्स भी बन रहा है,
और बहुत सारे सोनार सिस्टम्स बन रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का गोल के लिए हमने मिसाइल्स, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, सोनार्स, टॉर्पेडोज, गन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट के दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाला 1-2 साल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आर्म्ड फोर्सेस को शामिल होंगे। भारत बदल रहा है, आधुनिक हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, यही संदेश दिया आज यूपी के झांसी से प्रधानमंत्री मोदी ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.